षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार सारे धातुओं से यंग लुगंत धातु बना रहे हैं। धातु बनाना और उसके 10-10 लकार बनाना, ये दो अलग अलग कार्य हैं। इसलिए कौमुदी इत्यादि ग्रंथों में जहाँ धातु बनाया वहीं 10 लकार बना दिए। लकार बनाने की प्रक्रिया अलग है, धातु बनाने की प्रक्रिया अलग। जब हम 10 लकारों के रूप बनाने की विधि जान जाएंगे तो चाहे धातु उपदेशक हो चाहे अतिदेशक हो, उनके रूप बन ही जाएंगे। इसलिए दोनों का गड्ढम गड्ढ नहीं करना चाहिए। अभी हम यंग लुगंत धातु बना रहे हैं। जिन धातुओं से यंग विहित है उन धातुओं से हम यंग प्रत्यय लगा करके और यंग का लुक करके यंग लुगंत धातु बना रहे हैं। तो हमने आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत और दीर्घ ऋकारांत धातुओं से यंग लुगंत धातु बना ली है। और हलंत धातुओं में से जो अनिरुद्ध धातु हैं उनके यंग लुगंत धातु हमने बना लिए हैं। अब हम बनाएंगे खंड खंड करके। तो सबसे पहले हम लेंगे अधुपद धातु, अधुपद, जिनकी उपधा में अथ है, जैसे पठ, वद, वच, चल, हस, खल, स्खल, ये धातु जिनकी उपधा में अथ है, उन धातुओं को हम एक वर्ग बनाते हैं और उनके यंग लुगंत धातु हम बनाते हैं। तो सामान्य कार्य इनके लिए क्या है? अधुपद धातुओं के लिए, अधुपद धातुओं के लिए सामान्य कार्य है कि हम धातु को द्वित्व करें, अभ्यास कार्य करें और उसके बाद अभ्यास के अंत में जो हमको आ दिखाई पड़ेगा उसको हम दीर्घ कर दें। जैसे पठ, पठ पठ, पपठ, पपठ बनने के बाद अभ्यास के अत को हम दीर्घ करेंगे तो बनेगा पापठ। वद, वद वद, ववद, वावद, हस, हस हस, जहस, जाहस, ये सामान्य विधि है। किंतु कुछ धातुओं के अभ्यास को विशेष कार्य होते हैं, वे इसके अपवाद कहलाए। क्योंकि दीर्घोक्ता कहता है अकित अभ्यास को दीर्घ होता है। जब अभ्यास को कोई कित आगम नहीं होगा तभी अभ्यास अकित रहेगा, तभी उसको दीर्घ होगा। तो किनको आगम होगा उनका विचार हम पहले कर लेते हैं और बचे हुए धातुओं के रूप हम पापठ के समान बना लेंगे। तो पहला सूत्र आता है नीक, वंचु, संसु, ध्वंसु, भ्रंसु, कस, पत, पदस्कंदाम। इस सूत्र में जो अनिरुद्ध धातु है उनके रूप तो हमने बना लिए। अब इसमें जो अधुपद धातु है कस, पत और पद, ये 3 धातु हम ले लेते हैं। तो कस कस चकस और पत पत पपत, पद पद पपद, ये हमने द्वित्व किया और अभ्यास कार्य किया तो ये तैयार हो गए। अब इनका जो अभ्यास है उसको ये सूत्र कह रहा है कि इनके अभ्यास को नीक का आगम कर दीजिए। तो पपत में अभ्यास है प, इसको नीक का आगम हुआ, कित है तो उसके अंत में बैठेगा तो पनी पत, पत पत पत, पपत, पनी पत, ये धातु बन गया। पद पद पद, पपद, पनी पद। और कस कस कस, चकस, चनी कस, ये 3 अधुपद धातु इसमें विशेष हो गए, कस, पत और पद। अष्टाध्यायी सहज बोध के दूसरे भाग का 9वां पाठ है यंग लुगंत धातु बनाने की विधि। इसका 173 पृष्ठ खोल के सामने रखिए। तो दूसरा सूत्र है नुगतो अनुनासिकांतस्य, ऐसा धातु हो जिसके अंत में अनुनासिक व्यंजन हो। अनुनासिक कौन से होती है? यम, गणनम, यही अनुनासिक हैं। तो यहाँ होगा तो मिलते नहीं, उनकी हो जाती है संज्ञा, तो न और ना मिलते हैं। तो ऐसे अनुनासिकांत धातु हो
और उनको द्युत करने के बाद उनका जो अभ्यास हो उसके अंत में अथ हो, अथ, अभ्यास के अंत में अथ हो और धातु अनुनासिकांत, तो उस अभ्यास को नुक का आगम हो जाता है। नुक, नुक अतोनुनासिकांतस्य, ये पुस्तक में ये सूत्र बाद में लिखा है और जब पहले लिखा है तो इसको क्रम से कर लेना चाहिए। 84, 85, 86, 87 इसी क्रम से इनको पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे अनुवृत्ति का सौकर्य होगा। तो विचार कीजिए कौन कौन से धातु हैं ऐसे जिनके अंत में अनुनासिक व्यंजन है और उनके अभ्यास के अंत में अत मिलेगा। तो गम, गम गम, जगम धातु अनुनासिकांत है, अभ्यास के अंत में अत है। तो गम, रम, नम, यम, कण, क्षण, रण, हन, मन, तन, नकारांत, मकारांत और नकारांत धातु हों और अभ्यास के अंत में अथ। उस अभ्यास को नुक का आगम होगा। और ये जो नुक होता है इसको हमने पढ़ा है कि ये अनुस्वार का उपलक्षण है। आगम नुक का नहीं होता, आगम अनुस्वार का होता है, नुक का आगम नहीं होता। जो नुक कहा जाता है उस नुक से हमें अनुस्वार समझना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात हमने ये पढ़ी है कि ये जो नुक हो रहा है इसको पदांतवत मानना चाहिए। पदांतवत मानने से वह पदांतस्य इत्यादि जो कार्य है वो यहाँ हो सकेंगे। तो हमने धातु लिया कण, ये कण धातु है, इसको हमने द्वित्व किया कण कण, हलादि शेषय किया ककण, कोशचु किया चकण। ये धातु अनुनासिकांत है, इसके अंत में अणा है और अभ्यास के अंत में अथ है। ऐसे धातु ही इस सूत्र का विषय है। अब इस अभ्यास को हमने नुक का आगम कर दिया। नुक को क्या माना? अनुस्वार का उपलक्षण। तो नुक हुआ अर्थात अनुस्वार हो गया, तो चंकण बन गया। फिर इसको कह दिया पदांतवत चेति वक्तव्य, इसको पदांतवत मान लो। तो पदांतवत हो गया तो वह पदांतस्य से इसको क्या हो गया? परसवण। तो परसवण हो गया तो ये चंकण बन गया। चंकण विकल्प से होता है तो चंकण धातु बन गया। कण कण कण, चकण चंकण, रण रण रण, रण रण रण। इसको क्यों माना? इसको अनुस्वार का उपलक्षण क्यों माना? इसको विचार करिए ना। ये धातु आया रण, रण रण आपने बना लिया। अब यदि इसको नुक का आगम करते हैं, यहाँ ना को बैठा देते हैं लाके, तो इस ना को अनुस्वार नहीं हो सकता, क्योंकि नश्चा पदांत से झरी से अनुस्वार होता है पदांत नकार मकार को झल परे होने पर। तो यह पदांत नकार तो मिल गया और ये झल नहीं है। यारा लावा जब आएंगे धातु की आदि में तो ये तो झल नहीं होंगे, तो वहाँ अनुस्वार हो नहीं पाएगा, वहाँ से ना बोलना पड़ेगा, रन रण बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ये नुक है ये अनुस्वार का उपलक्षण है, अनुस्वार का ही आगम कर दो, तो सीधा ये हो गया, क्योंकि आप कर नहीं सकते थे उसको अनुस्वार। नुक के बाद यारा लावा आते तो आप कैसे उसको अनुस्वार बनाते? तो उन्होंने कहा ये अनुस्वार का उपलक्षण समझना चाहिए इसको। ये जो नुक का आगम हम कह रहे हैं ये अनुस्वार का ही आगम है। अच्छा, अनुस्वार मान लिया तो ये अनुस्वार हो गया। अब यदि पदांतवत नहीं मानेंगे तो चंकण में परसवण नहीं होगा, ना कैसे बनेगा? उसको फिर अनुस्वार ही बना रहेगा। तो हमको अनुस्वार भी करना है और परसवण भी करना है, तो उसको अनुस्वार का उपलक्षण मानकर पदांतवत मान लिया। तो यहाँ परसवण नहीं हुआ क्योंकि यहाँ यह नहीं है, तो यहाँ अनुस्वार दिखाई पड़ेगा और यहाँ परसवण दिखाई पड़ेगा। तो चंकण रन रण, नम ननम नन्नम, खन चखन चंखन, गम जगम जंगम, तम ततम तंतम। आगे जब ताथा दाधा ना दिखेंगे तो परसवण होकर ना बन जाए, और काखा गाघा ना दिखेंगे तो परसवण होकर के ना बन जाए।
और चाचा जाजा यहाँ दिखेंगे तो परसमण होकर के यहाँ बन जाए चण क्षण 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 चन चण जन 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 जजन जन जन। नुक का आगम हुआ जो अनुस्वार बन के बैठ गया और आगे जा दिखाई पड़ा तो जा का सवर्ण यहाँ हो गया जन जन। तो यह हमने सूत्र पढ़ा नुगतो नुनासिकांतस्य, ऐसे धातु जिनके अंत में अनुनासिक व्यंजन है और अभ्यास के अंत में अथ है, उस अभ्यास को नुक का आगम हो जाएगा। अब नुक का आगम हो जाएगा अर्थात दीर्घोक्ता नहीं होगा। पठ पपठ जब बनाया तो पपठ से पापठ बनेगा, पर गम जगम जब बनाया तो इस अभ्यास के अंत में आ तो है पर इसको आगम हो गया नुक, तो जंगम बन गया। तो जहाँ ये आगम हो जाते हैं नुक नीक रुक रिक रुक, ये जो आगम कहे गए हैं इस प्रकरण में पूरे अभ्यास कार्य के प्रकरण में यंग यंगलुक के लिए, उन अभ्यासों को दीर्घ नहीं होता, वह आगम हो गया। तो जब अभ्यास अकित होता है तो दीर्घ हो जाता है। अगला सूत्र है जप जब दह दश भंज पशांच। इसमें से दंश भंज हमने बना लिए अनिरुद्ध धातुओं के साथ। अब जो बचे हैं जप जब दह और पश, दश को अधुपद मत समझ लेना, दश को अधुपद मत समझ लीजिए क्योंकि दंश धातु है। अनुनासिक का लोप करके पढ़ा है उन्होंने, इसलिए पढ़ा है कि यंगलुक में अनुनासिक का लोप आप कर नहीं सकते थे तो पढ़ दिया। तो इसके उदाहरण हम कितने बताएंगे आपको। जप जब दह पश, जप जप जजब, नुक का आगम किया जंजब, जब 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 जजब जंजब, दह 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 ददह दंदह, पश 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 पपश पम्पश। ये इसके उदाहरण हो गए 4। अब सूत्र है चर फलोश्च, जो चर और फल धातु हैं इनके अभ्यास को भी नुक का आगम होता है। ये सूत्र अलग से क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये अनुनासिकांत नहीं है। जप जब दह पश अनुनासिकांत नहीं है, इसलिए अलग से बनाना पड़ा। चर फल भी अनुनासिकांत नहीं है, इसलिए इनको अलग से बनाया। तो इन्हीं के साथ क्यों नहीं पढ़ दिया 4 के साथ, क्योंकि इनमें कुछ विशेष कार्य होंगे। तो चर चर चचर और फल फल पफल, ये बनने के बाद इनको नुक का आगम कर दिया तो चंचर और पंफल बन गए। चर चर चचर चंचर, फल फल पफल पंफल, ये बन गए। तो सूत्र आता है अगला उत्परस्य आता है। तो चर और फल जो धातु इनका जो अभ्यास, उस अभ्यास के बाद जो अत, उसको उत आदेश होता है। कब होता है, यंग परे होने पर और यंगलुक परे होने पर। तो चंचर बनाया था उसको हो गया चंचुर, और पंफल बनाया था उसको हो गया पंफुल। तो चर धातु से यंगलुगंत धातु बना चंचुर और फल से बना पंफुल। अब इनके रूप हम आगे बनाएंगे, अभी हम केवल धातु तैयार कर रहे हैं। चंचुर पंफुल। अब हन धातु है। हन धातु भी अनुनासिकांत है, तो हन हन जहन बन गया, जहन बन गया। अभ्यास के अंत में अथ है और धातु के अंत में अनुनासिक है, तो नुक का आगम तो होगा, नुक का आगम तो होगा। और नुक का आगम होने के पहले सूत्र आता अभ्यासाच्य। हन धातु का जो अभ्यास, उससे उत्तर जो हन धातु का हकार, उसको कुत्र हो जाता है। हन धातु के लिए सर्वत्र इस बात को ध्यान रखिए सूत्र को, अभ्यासाच्य। जब भी हन धातु को द्वित्व होगा तो उसके अभ्यास के बाद जो हकार आएगा उसको कुत्र करके हमें घकार बना लेना चाहिए। तो हन हन जहन जघन, हन हन जहन जब बनाया तो अभ्यास है ज, उसके बाद आने वाला जो है इसको कुत्र हुआ अभ्यासाच्य से, तो जघन बन गया। और नुक का आगम किया, नुक का आगम अर्थात अनुस्वार का आगम, और उसको परसवर्ण किया, घकार का सवर्ण ना हो गया, तो जंघन। हन हन जहन जघन जंघन,
174 पृष्ठ पर देखिए लिखा हुआ है। ये हमने उन अधुपद धातुओं का विचार किया जिनके अभ्यास को नुक का आगम होता है। पर यह सूत्र ये नहीं कह रहा है कि धातु अधुपद हो। सूत्र अधुपद नहीं कह रहा है। सूत्र कह रहा है धातु अनुनासिकांत हो और अभ्यास के अंत में अथ हो। ऐसा क्यों कह रहा है कि कुछ धातु हमको ऐसे भी मिलते हैं जो अधुपद तो नहीं होते पर अनुनासिकांत हैं और अभ्यास के अंत में आ मिलेगा। जैसे हम धातु, हम तो अनुनासिकांत है और द्वित्व करेंगे तो हम ज हम बनेगा। ज हम तो अभ्यास के अंत में आया आ और धातु के अंत में आया अनुनासिक, तो यहाँ भी नुक का आगम हो जाएगा। तो जम हम नुक का अर्थ है अनुस्वार, अनुस्वार का आगम होगा। तो जम हम बन गए तो हम को भी होगा। सूत्र ने दो बातें मांगी हैं, धातु के अंत में अनुनासिक हो और अभ्यास के अंत में अथ हो। अब जो धातु बच गए अधुपद जितने भी, उनको कोई आगम नहीं होगा तो उनके अभ्यास के अंत में हमको आ दिखाई पड़ेगा। उस आ को हम दीर्घोक्यता से दीर्घ कर देंगे। तो सामान्य सूत्र क्या हुए? दीर्घोक्यता और गुणों यंगलको हो। पर ये दोनों सूत्र कब लगेंगे? जब अभ्यास को कोई आगम ना हुआ तभी लगाएंगे। अब हम इदुपद धातु लेते हैं। इदुपद जिनकी उपधा में इत है, जिनकी उपधा में छोटा ही है। तो इदुपद भेद छेद खेद मेद छित द्वित्व कीजिए और अभ्यास के इकार को गुण कर दीजिए। भेद भेद विभेद बेभेद छेद छेद चिच्छेद चेच्छेद मिद मिद मिमिद मेमिद चित चित चिचित चेचित। ये गुण हो जाएगा उपधा में ह्रस्व ही हो चाहे दीर्घ ही हो, ये गुण दोनों में होगा। अभ्यास के अंत में रहने वाले इकार को गुण होगा गुणों यंगलकों से, और उदुपद धातु है तो उकार को गुण होगा गुणों यंगलकों से। बुध बुध बुबुध बो बुध लुभ लुभ लुलुभ लो लुभ रुध रुध रुरुध रो रुध। तो अभ्यास के अंत में रहने वाले इकार को गुण करके हम ए बनाएंगे और उकार को गुण करके हम ओ बनाएंगे। तो गुणों यंगलुको और दीर्घोक्यता ये यंग और यंगलुक के लिए सामान्य अभ्यास कार्य है। आगम होना विशेष अभ्यास कार्य है। अब धातु आए ऋदुपद। तो ऋदुपद धातुओं के लिए सूत्र है रीग ऋदुपधस्य च। तो इस सूत्र के साथ वार्तिक है रीग ऋत्वतः इति वक्तव्य। धातु ऋदुपद हो अथवा धातु ऋकारवान हो, धातु में ऋकार कहीं भी हो, उपधा में हो या उपधा में ना हो, उपधा के पहले हो कहीं, तो ऋत्वत धातुओं के अभ्यास को रीग का आगम होता है यंग और यंगलुक परे होने पर। तो जितने ऋदुपद धातु हैं उनको बुद्धि में कर लीजिए। तो देखिए 175 पृष्ठ पर। तो ये तो कहता है कि ऋदुपद धातुओं के अभ्यास को रीग का आगम होता है, और आगे सूत्र आ रहा है रुग ऋकव च लुकी। रीग ऋदुपदस्य का निमित्त कौन है? यंग और यंगलुक। यंग परे होने पर होता है रीग और यंगलुक परे होने पर भी होता है रीग। पर अगला सूत्र जो है रुग ऋकव च लुकी, रुक और रिक, ये दो आगम केवल यंग का लुक होने पर होते हैं। तो रुक और रिक यंग परे होने पर नहीं होंगे और यंग का लुक होने पर होंगे। पर रीग आगम यंग परे होने पर भी होगा और यंग का लुक होने पर भी होगा। तो यंग परे होने पर एक आगम रीक और यंगलुक होने पर तीन आगम रीक रिक और रुक। ये सावधानी रखिए। तो ये देखिए ऋदुपद धातु हमने दिए हैं 175 पृष्ठ पर। देखिए नृत नृत न नृत, द्वित्वाभ्यास कार्य करके न नृत बनाए। रीक आगम किया तो नरी नृत,
ऋक किया तो नर नृत, और रुक आगम किया तो नर नृत। रुक में उक की संज्ञा होकर र बचेगा केवल, रीक में री बचेगा, और रिक में री ककार की संज्ञा होगी, और रुक में उकार ककार दोनों की संज्ञा होगी। तो त्रिप, तत्रिप, तरी त्रिप, तरि त्रिप, तर त्रिप। वृद्ध, ववृद्ध, वरी वृद्ध, वरी वृद्ध, वर वृद्ध। मृष, ममृष, मरी मृष, मरी मृष, मर मृष। ये दिए हैं। जितने भी धातु ऋतुपद आपको दिखें उनमें 3-3 आगम करते जाइए। कब? यंगलुक परे होने पर, और यंग परे होने पर 1 आगम, रीक। अब एक धातु आता है ऋतुपद में कृप। ये विशेष इसलिए है कि इसके लिए सूत्र बना है विशेष, कृपो रो लह। कृप धातु के रेप के स्थान पर लकार आदेश होता है। तो कृप में रेप दिखता कहाँ है? तो कृप में जो री है, ना स्वर, एक भाग उसके भीतर र का होता है, बाकी भाग अच के होते हैं, एक भाग उसमें रा का होता है। वो जो रा उसके भीतर बैठा है उसको बन जाएगा ला। तो प्रत्यय तो है नहीं, तो गुणादि तो होंगे नहीं, गुणों तो होगा नहीं। तो कृप 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 चक्रिप, जब चक्रिप बन गया तो उस रा को हमने क्या बना दिया? ला। तो जो री सुनाई पड़ रहा था वो बन गया री। धातु में जो री था उसको बन गया री। और जो 3 आगम हुए थे, रीक, रिक और रुक, ये भी तो कृप धातु के इरा कहलाए। इनको भी कृपो रोला से ला हो जाएगा। तो चली कृप, और चली कृप, और चल कृप, ये 3 बन गए। 176 पृष्ठ पर देखिए। तो ये जो रेप के स्थान पर लकार कहा गया है, ये धातु के रिकार के भीतर जो रा उसको भी होगा, और 3 जो आगम हुए हैं रीक, रिक और रुक, इनको भी हो जाएगा। इसलिए कृप धातु विशेष है। अब एक विशेष धातु है चाय, चायरी धातु। तो चाय धातु को की आदेश होता है। ये कब होता है? यंग परे होने पर। तो चाय को की हो गया, तो की, चिकी और चेकी हो गया। अभ्यास को गुण करके चेकी बन गया। तो प्रश्न होता है कि ये आदेश तो यंग प्रत्यय परे होने पर कहा जा रहा है, तो जो कार्य यंग प्रत्यय परे होने पर हम करते हैं वो कार्य यंगलुक परे होने पर हम नहीं करते। यही जाना ना कि अनिदाम से होने वाला ना लो हम यंग परे होने पर करते हैं, यंगलुक परे होने पर हम नहीं करते। तो चाय धातु के स्थान पर जो की आदेश है, ये यंग परे होने पर हम करें और यंगलुक परे होने पर हम ना करें। किंतु ये यंगलुक परे होने पर भी होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि भगवान पाणिनि आदि आदि मात्रा का हिसाब रखते हैं। यदि उनको ये आदेश यंगलुक में नहीं करना होता तो चाहे की आदेश नहीं करते, वो आदेश करते कि, ऐसा ह्रस्व ई करते। यंग प्रत्यय परे था, यंग प्रत्यय परे होने पर यदि करते तो की, चिकी, चेकी बन जाते। अब क्या होता कि या परे होने पर अकृष्ट धातु की ओर दीर्घा से दीर्घ करके उसको हम की बना लेते, तो चेकीयते बन जाते। यदि केवल यंग में करना होता तो सूत्रकार एक मात्रा बचा सकते थे आराम से, चाहे की कहते, चाहे की क्यों कहते। जब की कहा है तो वे चाहते हैं कि इस धातु को की आदेश यंगलुक परे होने पर भी हो, क्योंकि यंगलुक जब होगा तब तक प्रसाद धातु को दीर्घा लगेगा नहीं, तो वहाँ आप कैसे दीर्घ कर पाएंगे। तो उन्हें की बना के दिया। ये की इस बात को बताता है कि चाय धातु को होने वाला की आदेश यंग में भी होता है और यंगलुक में भी होता है। यदि केवल यंग में होता तो वे इसको ह्रस्व विकार पाते। इस प्रकार हमने उन सारे धातुओं का विचार कर लिया जिनके अभ्यास में कोई विशेष कार्य होते हैं, यंग परे होने पर और यंगलुक परे होने पर, उनका विचार कर लिया। अब जो धातु बच गए उनको हम क्या करेंगे? तो उनके लिए सामान्य सूत्र हैं 2, दीर्घोक्यता और गुणो यंगलुको हो। अब जो धातु बच गए हैं
उनके अभ्यास के अंत में यदि हमको आ दिखेगा तो हम दीर्घो किता से उसको दीर्घ कर लेंगे। जैसे बाध, बाध बाध, बबाध, बाबाध, खाद, खाद खाद, चखाद, चाखाद, मील, मील मील, मिमील, मेमील। तो बचे हुए धातु कौन से कहलाए? बचे हुए धातु कहलाए जो अधुपद, इधुपद, उदुपद नहीं है और जो अनिदित नहीं है, जो अजंत नहीं है, जिनका हम विचार कर चुके, उनसे बचे हुए जो धातु हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि उनके अभ्यास के अंत में आ दिखेगा तो दीर्घो किता से दीर्घ कीजिए, और ई दिखेगा तो गुणो यंग लुको से ए बनाइए, ऊ दिखेगा तो गुणो यंग लुको से ऊ को ओ बनाइए। और बाकी सबका विचार हम कर चुके हैं। तो यहाँ जो क्षिप, घुर, क्रुद्ध लिखे हैं इनको यहाँ लिखना अनावश्यक है, क्योंकि ये इदुपद उदुपद है, इनकी बात तो की जा चुकी है। ये तो उन सारे धातुओं से हमने यंगलुकन धातु बनाए जो हलादी हैं और एकाच, किंतु कुछ अनेकाच धातुओं से भी यंगलुक होता है और यंग भी होता है। ये है सूची, सूत्री, मूत्री। इनको क्या करेंगे? तो इनको भी वही करेंगे हम। सूची, सूत्री, मूत्री के अंत में जो ई दिख रहा है ये निच का है, निच का है। तो सूची, सुसूची, ह्रस्व किया सुसूची और अभ्यास को गुण किया, गुण यंग लुक होते सो सूची। तो सूची, सो सूची, सूत्री, सो सूत्री और मूत्री, मो मूत्री। ये इनके यंग लुगंत धातु बन गए। और जब यंग रहेगा तो ई का हम लोप कर देंगे उन्हें नीचे से, और यंग का लुक हो जाएगा तो उन्हीं का लोप नहीं होगा, उन्हीं बैठा रहेगा। तो सो सूत्री, सो सूची और मोमूत्री ये धातु बनेंगे। कोश ग्रंथों ने यहाँ भी उन्हीं का लोप कर दिया है, जो संभव नहीं है। उन्हीं के लोप का निमित्त है अनिदाद या धातु प्रत्यय। तो यंग परे है तब तो लोप होगा, और यंग परे नहीं है तो ये धातु इकारांत ही रहेंगे। इनके अंत में निस प्रत्यय का इकार सुनाई पड़ेगा। अब हम ऊर्णु धातु से यंग प्रत्यय लगाएंगे। तो ऊर्णु धातु कैसा है? यह आजादी है और अनेकाच है। अजादे द्वितीय से सूत्र से आजादी अनेकाच धातुओं के द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व होता है। ये यंग प्रत्यय हुआ। ऊर्णु धातु से यंग प्रत्यय किया। और ये प्रत्यय कैसा है? यकार आदि गित। हमने पढ़ा है सूत्र अकृत साधातु की ओर दीर्घा, कृत भिन्न साधातु भिन्न, यकार आदि के गित प्रत्यय परे होने पर अजंत अंग को दीर्घ होता है, तो इसको हमने कर दिया दीर्घ। अब हम इसको द्वित्व करेंगे। तो किसको करेंगे? धातु आजादी है, अनेकाच है, तो इसका द्वितीय अवयव एकाच, ये जो नू है इसको द्वित्व करेंगे। और इसके पहले जो रा है वो भी तो उसी का अवयव है। द्वितीय अवयव एकाच जो है उसका अवयव वो भी है, उसको छोड़ देंगे। सूत्र है नंद्रा संयोग आदय। संयोग के आदि में स्थित नादा रा को द्वित्व नहीं होता, उनको छोड़ करके बचे हुए को हम द्वित्व करेंगे। तो हमने ऊ लिया और रा को छोड़ दिया और नू को द्वित्व कर दिया। उसके बाद इसकी अभ्यास संज्ञा की पहले वाली की, और ह्रस्व सूत्र से इसको ह्रस्व कर दिया। और उसके बाद क्या किया? इसको गुणों यंग लोगों से गुण कर दिया, तो ये बन गया नू। रा के बाद था तो ना हो गया, ऊर नो नू ये बन गया था। तो ऊर नो नू ये रा के बाद आने वाले ना को ना हो गया और बाद वाले को नहीं हुआ। ऊर्णो नू यते, ये ऊर्णु धातु से यंगंत धातु बन गया। हम पहले यंगंत बना के दिखा रहे हैं और फिर हम इसकी तुलना में यंगलोक में क्या भेद होता है वो दिखाएंगे। इस प्रकार हमने अट, अश, री और ऊर्णु ये चार जो धातु थे आजादी, इनके यंगंत धातु बनाए। अब इन्हीं चार के हमको यंगलुगंत बनाना है।
तो देखिए पृष्ठ है 177 द्वितीय भाग का। तो धातु हमने लिया अश, इससे लगाया यंग और यंग का कर दिया लुक दीर्घो कितः। यंग और यंग लुक परे होने पर अभ्यास के अंत में रहने वाला जो आ है उसको दीर्घ हो जाता है। अकित अभ्यास को दीर्घ करता है। सूत्र आ नहीं कहता, किंतु हमारे हिस्से में आ ही आता है, क्योंकि ई ऊ को गुण हो जाता है और इकारांत धातु को री हो जाता है, तो यहाँ आ मिलता है। तो यम यम लोग परे होने पर अकित अभ्यास को दीर्घ होता है, तो इसको हमने दीर्घ कर दिया आपको। अब अकर श्रवण ने दीर्घ कर दिया तो बन गया आश। इसी प्रकार अट 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 हलादि शेष किया आ अट। अकर श्रवण ने दीर्घ को बाध करके अतो गुणे प्राप्त हुआ, उसको बाध करके दीर्घो किता ने इसको कर दिया दीर्घ। अब दीर्घ हो गया, दीर्घ हुआ तो अकर श्रवण ने दीर्घ प्राप्त हो गया फिर से, तो बन गया 8। तो अट से 8 बना, अश से आश बना। अब रे धातु को दत्त किया री री, तो उरत ने इसको आ कर दिया, उरन रपा से अर हो गया ये अर, और हलादि शेषा से इसका लोप हो गया तो बन गया आ और री। यही यंगलुगन धातु बना है। यंगलुगन धातु बना री से आ री, आश से आश, अट से आट और री से आ री। अब आया ऊर्णु। ऊर्णु ये आजाद यानी एकाच है, तो इसका द्वितीय अवयव एकाच जो है नु, इसको हम द्वित्व करेंगे और रा को छोड़ देंगे। नंदरा संयोग आदाय कहता है कि द्वितीय अवयव एकाच के पहले यदि नादा रा हैं तो उनको छोड़ करके द्वित्व होता है। इसको हमने छोड़ दिया और इसको हमने द्वित्व कर दिया, तो बना ऊर्णु नु। अब गुणों यंग लुकों से अभ्यास के ऊ को गुण कर दिया, तो ऊर्णो नु, ये बन गया ऊर्णु धातु से यंग लुगंत धातु। और इस प्रकार हमने जितने भी धातुओं से यंग विहित था उन सारे धातुओं से यंग लुगंत धातु हमने बना लिए। जब ये बन गए तो सनाद्यंता धातु सूत्र से इनकी हमने धातु संज्ञा की, और अब ये धातु इस योग्य हो गए हैं कि इनसे हम 10 प्रकार के तिंग प्रत्यय लगा सकते हैं और सारे कृत प्रत्यय लगा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन धातुओं से तिंग कृत प्रत्यय लगाना है, और तिंग प्रत्यय के 2 हिस्से करके लगाना है, साधातुक तिंग और आधातुक तिंग। इसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के व्याख्यान में एतावदेव।